हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का गृह विज्ञान यानी गृह शिल्प का चैप्टर नंबर 6 है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी, और जो लोग उसको पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, और साथ ही साथ कंपटीशन तैयारी करते हैं उसके लिए भी। क्योंकि प्राथमिक उपचार, अगर आपको चोट वोट लग जाती है तो कौन कौन से उपचार आप प्राथमिक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही आपको उपचार मिलता नहीं है। तुरंत आपके पास डॉक्टर आने जाते हैं या डॉक्टर के पास तुरंत जा नहीं पाते हैं, तो कुछ ना कुछ उपचार हम लोग प्राथमिक तौर पर करते हैं, घर पर ही करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं। तो कौन कौन से उपचार ऐसे हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, और अपनी कॉपी में सब प्रश्नों को लिखते भी चलिएगा आप लोग। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत ताप कितना होता है? अगर हम फॉरेन, जो हमारे डॉक्टर लोग अपना पैमाना इस्तेमाल करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और इसका होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। कहीं की 98.6 भी लिखा रहता है, तो हमको क्या मान के चलना है, 98.4 फ़ारेनहाइट मान के चलना है। अगर 98.6 फ़ारेनहाइट भी दिखता है तो वो भी आपका सही होगा। जबकि हम लोग, जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पैमाने जो होते हैं, पैमाने कई प्रकार के होते हैं आपके, जो मेनली हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, और केल्विन में पढ़ते हैं। ये हमारा परम ताप होता है। केल्विन में हम किसको पढ़ते हैं, एक और रेडियंट भी होता है, चौथा आर से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक हमारे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियंट होता है। ये सब हमारे टेम्परेचर मापने के पैमाने होते हैं। तो फिलहाल जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो एक स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है, अगर वो फ़ारेनहाइट में चेक करेगा तो 98.4 फ़ारेनहाइट तो मिलेगा। इससे ऊपर जाएगा तो हो सकता है बीमारी हो सकती है, बुखार हो सकता है, लेकिन 98.4 फ़ारेनहाइट अगर आपके शरीर का टेम्परेचर है तो आप स्वस्थ हैं। सेकेंड है, इसमें जलते हुए व्यक्ति पर पानी नहीं डालना चाहिए। तो जलते हुए व्यक्ति पर क्या करना, नहीं डालना चाहिए पानी, उस पर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। इसमें से पहला कथन दे रखा है, प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में, जो प्राथमिक चिकित्सा पेटिका होती है, पेटिका में दवाएं एवं पट्टियाँ पे लिख लीजिएगा, पट्टियाँ इत्यादि होती हैं। बिल्कुल सही है, जो हमारी प्राथमिक एड्स होते हैं, लिखा होता है हर जगह, तुम्हें के गाड़ियों में मिल जाएगा प्राथमिक एड्स। हर चीज़ में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है या कुछ मिलता है, उसमें प्राथमिक एड्स होते हैं। उसमें क्या क्या रखी रहती हैं, तो उसमें कुछ दवाएँ रखी रहती हैं, पट्टियाँ रखी रहती हैं, ये सब इसमें प्राथमिक एड या प्राथमिक चिकित्सा में रखी रहती हैं। हमारे शरीर में लगभग 90% पानी होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि 80% पानी हमारे शरीर में होता है, ठीक है, 90% ज़्यादा हो गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। हड्डी कितने प्रकार से टूटती हैं, इनके नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, हड्डी 4 प्रकार की होती है। हड्डी की टूट 4 प्रकार की होती है। पहला है साधारण हड्डी टूट या फ्रैक्चर। आपका साधारण तरीके से टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए, इसमें हड्डी टूटती अवश्य है, परंतु अपने स्थान पर ही रहती है। इसमें हड्डियाँ टूटती हैं लेकिन क्रैक हो जाती हैं। मान लीजिए कोई हड्डी है, क्रैक हो गई, लेकिन वो अपने स्थान से खिसकी नहीं, उसी बीच में क्रैक हो गई आसपास की कहीं से, तो इसको बोलते हैं साधारण हड्डी टूट या फ्रैक्चर। दूसरा आपका होता है पचड़ी टूट। इसमें हड्डी के सिरे एक दूसरे में घुस जाते हैं। इसमें क्या होता है, पचड़ी टूट में क्या होता है कि जो हड्डी के सिरे होते हैं, मान लीजिए टूटे, ये एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, एक दूसरे के सिरे इसके अंदर घुस जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पचड़ी टूट। तीसरा होता है संयुक्त टूट। इसमें हड्डी के टूटे सिरे त्वचा फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। जो हड्डी टूटती है वो क्या कहेंगे, हमारे मान लीजिए पैर की हड्डी टूटी, वो क्या होगा, त्वचा को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की जो हड्डी की टूट होती है उसको बोलते हैं संयुक्त टूट। और चौथा है कच्ची टूट। कच्ची टूट क्या होता है, कैल्शियम की कमी से लचक आ जाती है, टूटती नहीं। इसमें क्या होती है, हड्डियाँ टूटती नहीं है, सिर्फ क्या होता है कैल्शियम की कमी होती है, और उसमें क्या होती है, उसकी वजह से कैल्शियम जो कमी होगी तो उसमें हड्डियों में लचक आ जाएगी, और लचक हो जाने की वजह से हम इसको बोलते हैं कच्ची टूट। और इसमें हमारी हड्डी टूटती नहीं है, क्यों, लचक होती है। प्रश्न नंबर खा है, एसिड यानी तेजाब से जलने पर क्या उपचार करनी चाहिए। मान लीजिए कोई तेजाब से जल गया तो आपको प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि शरीर के किसी भाग पर तेजाब गिर पड़े तो उस भाग को तुरंत अमोनिया
के घोल से धोना चाहिए। यह ध्यान रखें कि पानी से कभी भी नहीं धोना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, अगर आप जल जाते हैं तो कभी भी उससे भाग को पानी से ना धोएं, भले कितना भी जलन हो, लेकिन उसको पानी से ना धोएं। अगर धोना भी है तो अमोनिया का घोल होता है, उससे आप धो सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, प्राथमिक चिकित्सक किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखें डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका बनाते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औषधियाँ होती हैं, जिनमें कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामग्री से बनी औषधियाँ रखी होती हैं। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सक। प्रश्न नंबर खा है, लू लगने से किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। अगर लू लग जाता है तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे लू लगने से 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है कि रोगी को बेचैनी होगी एवं शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड है चक्कर आता है, सिर में पीड़ा होती है। थर्ड है रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, प्यास अधिक लगती है। चौथा है चेहरा लाल हो जाता है, कभी कभी रोगी अचेत हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। ये सब लक्षण हो जाते हैं जो किसी को कभी भी लू लग सकती है। लू कब लगती है? गर्मियों के मौसम में लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे? मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई तो आप उसको प्राथमिक डॉक्टर मिल नहीं रहे, तो प्राथमिक उपचार क्या करना है? तो आपको ध्यान रखना है, हड्डी टूटने पर यदि उस जगह पर रक्तस्राव भी हो तो सर्वप्रथम उसे रोकना चाहिए। मान लीजिए हड्डी टूट गई, हड्डी टूट के बाहर आ गई, ठीक है, संयुक्त हड्डी इसको टूटना कहते हैं। तो संयुक्त हड्डी टूटी है तो क्या करना है कि आपको पहले रक्त को रोकना है, हमको किसी भी तरीके से कपड़े से बांध करके। दूसरा, हड्डी टूटने के स्थान को हिलाया डुलाना, जहाँ पे हड्डी टूटी उसको हिलाया डुलाना। तीसरा पॉइंट है, टूटी हुई हड्डी पर किसी पटनी से महारा लगाकर पट्टी बांधे। पटनी क्या मतलब है कि कोई फट्टी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए चौड़ी सी, तो स्केल नहीं आती थी पहले, जो क्या नाम है कि वो वाली स्केल आती थी, बड़ी वाली जो स्केल होती थी लकड़ी की जो होती थी बनती थी। इस प्रकार से अगर आपके पास स्केल उसको घर पे रखा है तो रखा होता था पहले, अब तो नहीं लोग लेते हैं, तो यार प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। तो इस प्रकार की फट्टी अगर मिले आपके पास, उसको क्या करना है, उसको सहारा दे करके उसको पट्टी बांध दें, वो क्योंकि उस जगह हिले ना। दूसरा, यदि रोगी होश में है तो उसे पानी के लिए गर्म दूध या पीने के लिए गर्म दूध या चाय या कॉफ़ी देना चाहिए। अगर रोगी जो है होश में है तो उसको क्या करना है, पानी मत दीजिए, उससे पहले उसको क्या देना है, गर्म दूध दीजिए, या तो गर्म दूध दीजिए या तो चाय या कॉफ़ी उसको दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? लक्षण एवं उपचार लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे निर्जलीकरण की बात करते हैं तो हमारे शरीर में लगभग 75% पानी 75 से 80% के आसपास होता है, तो कभी कभी 75 भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे निर्जलीकरण या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण कहते हैं ऐसा बार बार दस्त एवं उल्टी होने की वजह से हो सकता है, या तो बार बार दस्त हो, पेट झरे आपका, या आपकी उल्टी हो, तो इसकी वजह से निर्जलीकरण हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण यह है कि शरीर कमज़ोर होने लगता है, हाथ पैर ठंडा होने लगते हैं, ठंडा लिख लीजिएगा, डंडा लिखा हुआ है, ठंडा हम भी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ठंडा होने लगता है, थकान का अनुभव होने लगता है, कार्य करने की अनिच्छा होती है, यानी कार्य करने का मन नहीं करता है, प्यास भी लगती है। ये सब डिहाइड्रेशन के कारण होते हैं, यानी कि निर्जलीकरण का कारण है। अगला पॉइंट है उपचार। इसका उपचार क्या हो सकता है, कैसे हम इसको डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं? तो 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल होता है, गिलास में डाल करके, या आपका इलेक्ट्रॉल लगता है, WORS का घोल होता है, WORS जीवन रक्षक घोल जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉल होता है, इसका घोल मिलाकर के आप पानी के साथ पी सकते हैं। यदि घोल ना मिले तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर के आप इस प्रकार से अपना खुद का घोल बना सकते हैं। क्या करना है, 1 चम्मच चीनी लेना है, 1 चुटकी नमक लेना है और उसका घोल बनाइए, ये भी आपका जीवन रक्षक घोल की तरह कार्य करेगा। अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर ख है, बिजली से जलने पर आप क्या उपचार करेंगे? मान लीजिए आप बिजली से जल गए हैं तो उसको के लिए आपको कौन सा उपचार करना चाहिए प्राथमिक? तो सर्वप्रथम क्या करेंगे,
मान लीजिए बिजली से अब जल रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या करना है, बिजली के मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। इसके पश्चात करंट लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हाथों से रबर के दस्ताने पहनकर लकड़ी की सहायता से छुड़ाएं। बिल्कुल डायरेक्ट जाके उसको ना खींच लें अगर उसको बिजली के झटके लग रहे हैं। सेकंड है, घायल व्यक्ति को कंबल उड़ाकर लकड़ी के तख्ते पर लिटाना चाहिए। अगर जो घायल व्यक्ति है उसको क्या करना है, कंबल उड़ा दीजिए और लकड़ी के तख्ते पर उसको लिटा दीजिए। करंट लगे भाग पर जलन को कम करने वाला मरहम लगाए। जो कट्टे हुए जहाँ पे करंट वाला भाग लग गया वहाँ पे जलन होती है तो उसमें जो जलन वाले मरहम होते हैं उसको मरहम को लगाना चाहिए। रोगी को गर्म दूध या चाय देना चाहिए। रोगी को सदमे से बचाने के लिए उसे सांत्वना दी जानी चाहिए। अधिक जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सालय के उपरांत रोगी को डॉक्टर के पास से अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत पहुंचा देना चाहिए। ये सब उपाय आपको करना चाहिए अगर कोई किसी से करंट लगा है या करंट से कुछ दिक्कत आई है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया वीडियो आपको अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।